आज हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के टाइम पे जो फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं लोगों के साथ में, उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। डेफिनेटली रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग हर कोई करना चाहता है, बट रियल एस्टेट में इतना हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस होते हैं कि लोग उसको अरेंजमेंट नहीं कर पाते, या फिर उनके पास इतना फंड्स नहीं होता है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर पाए। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो घर खरीदने का सबसे पहले ट्राई करते हैं कि मैंने घर खरीद लिया, मेरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो गया। बट मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग आपका घर नहीं है। बिकॉज इन्वेस्टिंग वो चीज है जब आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन आए या फिर आपके फ्यूचर गोल्स है उनको फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है। बट आपका घर अगर आप इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब आपको फंड्स की जरूरत है तो आप घर को बेचना पड़ेगा। अगर आप घर को बेच देंगे, आप उसके साथ इमोशनली अटैच रहते हैं, आपकी फैमिली वहां रहती है, आपके बच्चे वहां खेलते हैं, तो आपके पास घर बेचने के बाद कुछ नहीं बचेगा, आप कहाँ रहेंगे, वही प्रॉब्लम रहती है। तो घर खरीदो, घर रहने के लिए खरीदो, उतना ही बड़ा घर खरीदो जितना रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली रिमेनिंग पैसा आप दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं और कैसे हम ओवरकम करेंगे, उसके लिए मैं आपका एक स्लाइड शेयर करता हूँ। सो हाई प्रॉपर्टी प्राइसेस जो होते हैं, या फिर हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होता है। डेफिनेटली जैसा हमने बात किया कि लिमिटेड कैपिटल होगा तो हम क्या करेंगे, हम उस प्लान को ड्रॉप कर देंगे। बट रियल एस्टेट जो है इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आपकी कम पैसे से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे होता है, लुक फॉर अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज। आपको अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज देखनी है। कैसे अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी या फिर मोटिवेटेड सेलर्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट मैंने एक ही पॉइंट में कवर करूंगा। अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज वो होती है, वो प्रॉपर्टी जिसमें थोड़ा बहुत रेनोवेशन की या फिर कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, बट उसका ऑनर जो है उसमें नहीं करना चाहता है और वो सेल आउट करना चाहता है, उस प्रॉपर्टी से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको रेनोवेशन करने के लिए। तो उस केस में जो मार्केट प्राइस होगा उससे कम में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। लाइक अगर कोई फ्लैट है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 30 लाख रुपए है और उसमें कुछ रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, उस वजह से वो 22 लाख और 24 लाख रुपए में भी आपको मिल जाता है, तो आपके लिए बेस्ट डील। क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके 2-3 लाख रुपए लगा के उसको उस लेवल पे ले जा सकते हैं जो कि उसकी एक्चुअल मार्केट कॉस्ट है। देन आप 30 लाख रुपए में उसको सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा होता है मोटिवेटेड सेलर्स। मोटिवेटेड सेलर्स क्या होते हैं, वो लोग, जैसा कि हमने पहले बात किया कि आप जिन लोगों ने अपना घर ही अपना इन्वेस्टमेंट मान रखा है, अभी उनके पास कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, मेडिकल सिचुएशन आ गई या फिर किसी और रीजन से उनको प्रॉपर्टी को बेचना पड़ रहा है। तो आज मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आज के आज मुझे वायर नहीं मिल जाता है। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको, जो उसका मार्केट का एक्चुअल कॉस्ट है उससे कम पैसे में बेचना पड़ता है। उस टाइप के आप जब सेलर्स को सर्च करेंगे या फिर उस टाइप की प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कम प्राइस में प्रॉपर्टी मिल जाती है और वहां से आप प्रॉफिट बुक करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और आपको डिफरेंट टाइप के फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसके बारे में देखना है और समझना है। लेवरेजिंग एक टर्म होता है जो कि रियल एस्टेट में सबसे अच्छे से काम करता है। उसमें क्या है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो कि अवेलेबल है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको यूज करते हैं और अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो लेवरेजिंग वही चीज है जिसमें आप किसी और के पैसे को यूज करके अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो आपके पास बहुत सारे फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं आप। देन होता है पार्टनर विद अदर्स। जैसे कि आपके पास 4-5 फ्रेंड्स हैं, सबके पास 5-5 लाख रुपए है, बट किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी नहीं है कि वो है तो लोन ले पाए या फिर उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो 4-5 फ्रेंड्स ने अगर थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के 25-30 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया और एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर देना है। सो रेंटल यील्ड जो आएगी उसके लिए आपको सेपरेटेड ज्वाइंट अकाउंट खोल देना है, उसमें आपका पैसा चला जाएगा और उस प्रॉपर्टी को 4 साल 5 साल आप होल्ड करेंगे। अच्छा अप्रिसिएशन जब आपको मिल जाता है, देन प्रॉपर्टी को फ्लिप करेंगे। अगर 5 साल में मैं बात करता हूँ कि 30 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो 50 लाख रुपए हो जाता है। और हर साल आपने, ज्यादा नहीं मैं बोलता हूँ
₹4,000 एनुअली रेंटल यील्ड जनरेट किया, सो 4 लाख 5 लाख रुपए आपके पास रेंटल यील्ड आ जाता है और आपका 50 लाख हो जाता है। तो आपका जो 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया था तो आपका 55-60 लाख रुपीस हो जाता है, मीन्स आपका डबल अमाउंट हो जाता है। वो डबल अमाउंट से आपकी बाइंग कैपेसिटी डबल हो गई। अब वहां से आप दूसरे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस तरह से पार्टनरशिप करके अच्छा खासा ग्रोथ अर्न कर सकते हैं और थोड़ा सा पैसा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्ट इन एमर्जिंग मार्केट। एमर्जिंग मार्केट क्या होता है? वो मार्केट जहां अभी डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है, अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो डेवलपिंग मार्केट जो होगा उसमें आपका डेफिनेटली पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगेगा या फिर रेट ज्यादा होगा। बट एमर्जिंग मार्केट जहां ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है कि डेवलपमेंट हो सकता है, उस केस में आपको क्या करना है कि उस एरिया में जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको लोअर रेट पे मिलेगा प्रॉपर्टी, और जब फ्यूचर में एप्रिसिएशन होगा देन उस केस में आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप कर सकते हैं और दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, इस सबसे अच्छा ऑप्शन है जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इवन डाउन पेमेंट देने के लिए भी पैसा नहीं है, वो लोग क्या करेंगे कि रीट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। रीट्स एक तरह से म्यूचुअल फंड्स है या फिर शेयर मार्केट में जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, उसी तरह से लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट करती है। वहां से जो भी उनका रेंटल यील्ड आता है वो अपने इन्वेस्टर्स को एज ए डिविडेंड फॉर्म में रिटर्न करती है और उनका जो भी पैसा एप्रिसिएशन के थ्रू आता है वो आपको भी डिविडेंड फॉर्म में मिलता है। और इस तरह से इन्वेस्टेड रह के आप रीच में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कम पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कोई बंदा अगर 1,000 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है देन उसके लिए रीट्स बेस्ट ऑप्शन है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। जब आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जाएगा, आपके पास इतना कैपिटल हो जाएगा कि आप फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, देन आप उस तरह से मूव कर सकते हैं। सो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा जब कैपिटल ज्यादा है या फिर हमारे पास पैसा नहीं है उस केस में हमें कैसे कैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है और हमें अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है।